हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए फिर करंट अफेयर्स का सेशन, है ना। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे नोट्स बनाइए जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। करंट अफेयर्स एमसीक्यू है, विश्लेषण के साथ है, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। इससे नोट्स बनाने में आपको बहुत फायदा होगा और आपको हर एग्जाम में, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सरकारी एग्जाम, उनमें आपको जो है इससे काफी लाभ मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने नई दिशा योजना का शुभारंभ किया? एक योजना है नई दिशा, इस नाम से एक योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली। किसने किया है? उत्तर है इसका गो पंजाब। पंजाब में जो है नई दिशा नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या है, 15 से 44 आयु की सभी महिलाओं को, महिला जो होती हैं लेडीजों को जो है, विशेषकर स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियां हैं, बीपीएल वर्ग की महिलाएं हैं, घुमंतु समुदाय हैं, निराश्रित महिलाएं हैं और जो भी जरूरत है इनको जो है, जरूरतमंद समूह हैं उनको जो है नैपकिन की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी इस योजना के तहत। ये पंजाब सरकार ने जो है एक नई योजना की शुरुआत की है, ठीक है, नई दिशा नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की किस एकमात्र कंपनी की एचआर प्रमुख को दुनिया के शीर्ष चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की सूची में शामिल किया गया है? चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? मानव संसाधन विभाग जो देखते हैं ना, जो लोगों को भर्ती करते हैं या उससे रिलेटेड सारी प्रक्रियाओं को देखते हैं, उन्हीं को एचआर कहा जाता है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक सूची जारी की गई है चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की, उसमें भारत की एकमात्र कंपनी के जो हैं एचआर हैं वो आए हैं। कौन सी कंपनी है? बजाज, अदानी ग्रुप, रिलायंस, एचसीएल। किसकी कंपनी है? तो इसका उत्तर है रिलायंस। रिलायंस की इंडस्ट्रीज के जो एचआर हेड हैं ईरा बिंद्रा, ठीक है, ईरा बिंद्रा नाम है इनका। इनको जो है दुनिया के शीर्ष चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की सूची में जो है शामिल किया गया है। इस सूची में जगह पाने वाली यह रिलायंस की एकमात्र कंपनी है। भारत की ये एकमात्र कंपनी रिलायंस है जो इस सूची में जगह पाई है, ठीक है। ईरा किसी भारतीय कंपनी की पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं और ईरा जो है किसी भी भारतीय कंपनी की पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं जो इस सूची में शामिल हुई हैं। ईरा को कैवां स्थान मिला है? ईरा बिंद्रा को 28वां स्थान मिला है इस सूची में। तो रिलायंस इस इंडस्ट्रीज की हैं ये एचआर प्रमुख। इनको जो है इस दुनिया का जो ये लिस्ट निकलता है बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की, उसमें जो है इनको शामिल किया गया। भारत की तरफ से एक ही है रिलायंस की। अगला है, आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेट का नया वैश्विक टूर्नामेंट लॉन्च किया गया, उसका पहला सीजन कहां खेला जाएगा? आईसीसी ने क्या किया है, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, उसको विश्व स्तर पे और बड़ा करने के लिए एक टूर्नामेंट जो है लॉन्च किया है, नया टूर्नामेंट लॉन्च किया है। उसका पहला सीजन जो है अभी खेला जाएगा। वो कहाँ खेला जाएगा? नई दिल्ली, बैंकॉक, दोहा, पर्थ, कहाँ पे खेला जाएगा? उत्तर है इसका बैंकॉक। बैंकॉक में जो है ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया है? आईसीसी ने महिला क्रिकेट का एक नया वैश्विक टूर्नामेंट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा है? महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी नाम रखा है। 8 टीमें इसमें खेलेंगी। 8 टीम वाला ये टूर्नामेंट होगा और पहला सीजन कब होगा? 20 से 30 नवंबर को बैंकॉक में खेला जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी टीम होगी इसमें देख लेते हैं। थाईलैंड, नीदरलैंड, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया और युगांडा। ये सारी टीमें, 8 टीमें जो हैं महिला क्रिकेट की, ये जो अपना पहला सीजन है महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी, इसको जो है खेलेंगी क्रिकेट का। ये आईसीसी ने जो है शुरू किया है। मेनली इसका वही है कि महिलाओं को जो है, महिला क्रिकेट को जो है और विश्व लेवल पे आगे ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिएगा, अस्थायी सदस्य की बात, 2 सदस्य होते हैं इसमें, आपको पता होगा, अस्थायी और अस्थायी। तो यहां बात हो रही है अस्थायी सदस्य, वो भी नहीं है। कौन है नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। भारत, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, कौन नहीं है अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर? तो इसका उत्तर है कौन? भारत। भारत अभी तक जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है।
कई बार प्रयास हुए, कई बार अदर कंट्रीज ने भारत को वोट भी किया, नॉमिनेट भी किया, बट अभी तक जो है भारत इसका स्थायी सदस्य जो है नहीं बन पाया है। डिटेल्स देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वर्तमान में कितने अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। कौन कौन? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, यही 5 मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी अस्तित्व में आई थी। ने जब इनका संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 1945 में, उसी समय ये सुरक्षा परिषद भी बनी थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 परमानेंट होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। वो भी क्या, 2 साल के लिए होते हैं अस्थाई सदस्य। ठीक है, अस्थाई सदस्य जो है 2 साल के लिए होते हैं। हर साल जो है 5 सदस्य जो है वो चेंज हो जाता है और उसके जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। इसी सदस्य के चेंज के वाले क्रम में जो अस्थाई सदस्य में जो है भारत अब तक 8 बार अस्थाई सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। ठीक है, अस्थाई सदस्य के रूप में भारत चुना गया है, बट अभी तक ये परमानेंट सदस्य जो है नहीं बना है। परमानेंट सदस्य देश सिर्फ 5 हैं, जो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस है ना, ये 5 हैं। सुरक्षा परिषद में सबसे लंबा भाषण देने का एक रिकॉर्ड है, भारत के बीके कृष्ण मेनन के नाम पे दर्ज है। इन्होंने जनवरी 1957 में 8 घंटे से अधिक समय तक जो है भाषण दिया था और कश्मीर मामले पर बड़े विस्तार से भारत का पक्ष रखा था। इस दौरान वे बेहोश भी हो गए थे, लेकिन फिर वो जो है होश में आने के बाद उन्होंने कंटिन्यू भाषण जारी रखा और ये सबसे लंबा भाषण जो है वो सुरक्षा परिषद में देने का रिकॉर्ड जो है वो भारत के वीके कृष्ण मेनन के नाम पे है। ठीक है, तो ये था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का डिटेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पनडुब्बी को मानव मिशन के साथ हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा? किस पनडुब्बी, पनडुब्बी का नाम क्या है जिसको मानव मिशन के साथ हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा? नदीयान, समुद्रयान, मानव मिशन है यानी मानव भी साथ में जाएगा इसके। नदीयान, समुद्रयान, महासागरयान, सागरयान, कौन सा है? उत्तर है इसका समुद्रयान, गौ उत्तर है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, समुद्रिक तकनीक, ठीक है ना, में समुद्रयान नामक वैज्ञानिक पनडुब्बी को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे एक समुद्रयान नाम से एक वैज्ञानिक पनडुब्बी तैयार की जा रही है। इसके बेसिक फ्रेम और इस जहां पे सैंपल इकट्ठे होंगे उसको नाम दिया गया है मत्स्य 6000। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भारत में ही डेवलप किए गए हैं। इसके 50% जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही डेवलप हुए हैं। इससे 2027 में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट को हिंद महासागर में 6 किलोमीटर गहराई में भेजा जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए हिंद महासागर में 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो है 2027 ईस्वी में भेजा जाएगा। ठीक है, सागर निधि जहाज से जो है समुद्रयान जो है हिंद महासागर पहुंचेगा। ये तो बन तो रहा है अभी NIOT में, NIOT से जो है हिंद महासागर में इस समुद्रयान को सागर निधि जहाज से जो है लाया जाएगा और 30 मीटर प्रति मिनट की गति से जो है ये पानी में उतरेगा और 4 घंटे में 6 किलोमीटर की गहराई तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, सैंपल कलेक्शन होगा, सर्वे किया जाएगा, स्कैनिंग होगी एरिया की और अन्य जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं, वो 4 घंटे जो है वहां पे टीम रह के जो है वो करेगी। टीम में 3 आदमी जाएंगे उनमें, है ना। 3 में से 2 का चयन अभी हो गया है, 1 का चयन अभी होना बाकी है। 2 जो है उसमें 2 एक्वानॉट जो समुद्र के अंदर जाते हैं वैज्ञानिक, उनको एक्वानॉट कहा जाता है। ऊपर जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, पता होना है ना आपको। तो 2 एक्वानॉट जो है वो जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश, इनका नाम जो है वो तय हो चुका है। तीसरे एस्ट्रोनॉट का चुनाव जो है अभी नहीं हुआ है। जतिंदर पाल सिंह पायलट होंगे, राजू रमेश को पायलट होंगे और 1 वैज्ञानिक और एक्वानॉट जो है वो जाएंगे। ठीक है, इसमें समुद्रयान के मोबाइल व्हीकल जो है उसको नाम दिया गया है मत्स्य 6000। उसमें जो है एक्वानॉट जो है अपना सैंपल जो है कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समुद्रयान बहुत अच्छा मिशन जो है ये जा रहा है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए कि वहां क्या क्या चीज है जो मनुष्य के काम आने वाली चीजें हैं।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य के 2 समुद्री तटों को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पे मैंने बहुत डिटेल्स में जो है पिछले क्लासों में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। जब तमिलनाडु के कोवलम बीच को जो है लगातार 5वीं बार मिला था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, है ना, 25-26 के लिए 5वीं बार उसको मिला है। किसको? तमिलनाडु के कोवलम बीच को। लेकिन अभी क्या बात हो रही है, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है तो किस राज्य के 2 समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 25-26 के लिए? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोलकाता। किसको मिला है? उत्तर है उड़ीसा को। उड़ीसा के पुरी बीच और सोनापुर सी बीच को जो है 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है मिला है। यह क्या है? दुनिया का बहुत सबसे प्रतिष्ठित इको लेवल है, एक मार्क है, गुणवत्ता का मार्क है ना। उसमें 4-5 कैटेगरी होती हैं, चार मेन कैटेगरी होती हैं, बाकी 33 जो है उसके सब कैटेगरीज होती हैं, जिनको जो है उन मानकों पे जो है खड़ा उतरना होता है ना। पानी की गुणवत्ता, बीच की सुरक्षा, लोगों को जागरूक करना, इन सब चीजों का जो होता है वो है इसमें। जिसे कौन देती है? डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देती है ये जो सर्टिफिकेट है ना। ये सर्टिफिकेट का जो देने वाली संस्था है वो डेनमार्क की है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इसको जो है घोषित करती है। तो अभी जो है उड़ीसा के पुरी और सोनापुर सी बीच को जो है ये 25-26 के लिए फिर से, और इसकी अवधि जो है ना, ये जो सर्टिफिकेट मिलता है इसकी वैलिडेशन 1 साल ही होती है। हर साल ये होता है, हर साल अगर आप इस साल गुणवत्ता पे खड़े उतर गए हैं तो आपके उसको मिलेगा, अगर नहीं उतरे हैं तो अगले साल ये जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगले साल भी आप इसी गुणवत्ता से रहते हैं तो अगले साल भी आपको जो है इसका सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। उसी बेस पे जो है तमिलनाडु का जो कोवलम तट है उसको 5 बार से कंटिन्यू मिल रहा है, इसी गुणवत्ता वाला जो इको लेवल है ये 5 बार से कंटिन्यू मिल रहा है, और अभी 25-26 के लिए भी उसको मिल गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ नामक युद्धाभ्यास करेगी? किसके साथ गरुड़ नामक युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है? फ्रांस, इंग्लैंड, श्रीलंका, चीन। किसके साथ? तो फ्रांस के साथ शुरू होने वाला है। पता ही है आपको, गरुड़ अभ्यास होने वाला है ना। गरुड़ शक्ति भी एक अभ्यास होता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास, वो इंडोनेशिया के साथ होता है। भारत की वायुसेना फ्रांस के साथ गरुड़ नामक युद्धाभ्यास जो है कब से होगा? 16 से 27 नवंबर तक करेगी, ठीक है। 16 से 27 तक ये युद्धाभ्यास होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना का दल, एयरफोर्स का जो दल है, टीम है, वो कहाँ पहुंच गई है? फ्रांस के मंत दे मार्सा एयरबेस पर पहुंच गई है। वहीं पे इसका जो है अभ्यास किया जाएगा। वहीं से 2003 से ये आयोजन किया जा रहा है। 2003 से हर साल ये युद्धाभ्यास जो होता है गरुड़, वो किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स हैं, और फ्रांस का जो राफेल जेट है, ये दोनों जो है पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। राफेल और अपना भारतीय एयरफोर्स का Su-30 MKI जो फाइटर जेट है, ये दोनों जो है इसमें भाग लेंगे इस युद्धाभ्यास में। गरुड़ जो है ये भारत और फ्रांस के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के एयरफोर्स का। अगला क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप 2026 पहली बार किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? फर्स्ट बार होगा जो इन 2 देशों में जो है ये आयोजित किया जाएगा। रूस, इंग्लैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिलीपींस, यूएई, नीदरलैंड, बोत्सवाना। कहां पे जो है हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो है 2 देशों में आयोजित किया जाएगा 26 का। बेल्जियम, नीदरलैंड। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 पहली बार 2 देशों में होगा, बेल्जियम, नीदरलैंड में होगा ये, ठीक है। यह 15 से 30 अगस्त 2026 को आयोजन किया जाएगा। इसमें पुरुषों और महिलाओं की कितनी टीमें खेलेंगी? 16 टीम खेलेगी। पहली बार किसको शामिल किया गया है इसमें? पैरा हॉकी को भी। पैरा हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भी इसी के साथ आयोजित किया जाएगा। मतलब जो है प्ले होगा, एक साथ प्ले होगा इसका, है ना, जो गेम होगा। ये हॉकी का जो मेन वर्ल्ड कप है वो भी चलेगा, और जो पैरा हॉकी होती है वर्ल्ड कप, वो भी इसी आयोजन के साथ जो है आयोजित कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से आयोजन का प्रावधान जो है नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बेल्जियम, नीदरलैंड में 2026 में आयोजित किया जाएगा। दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैब किस देश में बनाई जाएगी? अंडर वाटर लैब यानी पानी के अंदर जो है रिसर्च लैब बनाया जाएगा, खोज करने का लैब बनाया जाएगा। किस देश में बनाया जाएगा? भारत, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। अभी जो है क्या है इसका उत्तर? भारत है। भारत हर चीज में अभी आगे जा रहा है, हर चीज में भारत जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है।
चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो समुद्र के अंदर का क्षेत्र हो, चाहे वो पनडुब्बी बनाने का हो, एयरक्राफ्ट बनाने का हो, काफ़ी हर चीज़ में जो है भारत अभी आगे जा रहा है। और ख़ास करके स्वदेशी निर्मित चीज़ों को जो है वो आगे कर रहा है। भारत खुद ही हर चीज़ों को जो है बना रहा है। भारत दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर लैब बनाएगा। भारत जो है सबसे अंदर डीपेस्ट जो है अंडर वाटर लैब बनाएगा। यह रिसर्च लैब जो है 6000 मीटर गहराई में होगा, पानी के अंदर 6000 मीटर गहराई में होगा। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? विजन 2047 का जो है एक प्रोजेक्ट है ना, विकसित भारत का जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है ये। पहले चरण में जो है 500 मीटर की गहराई पर एक डेमो मॉड्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 6000 मीटर की गहराई पे नहीं बनाया जाएगा, पहले 500 मीटर पे एक डेमो किया जाएगा, जिसको देखा जाएगा कि हाँ इसमें सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या इसमें कमियां आ रही हैं, उनको फिर पूरा करके फिर 6000 मीटर की गहराई में जाया जाएगा। इसमें जो है 3 वैज्ञानिक 24 घंटे से अधिक समय तक पानी के अंदर रहकर परीक्षण और अनुसंधान करेंगे। जब ये अंदर में लैब बनेगा तो उसमें 24 घंटे से अधिक समय तक जो है 3 वैज्ञानिक जाएंगे और अपना परीक्षण, रिसर्च और अनुसंधान करेंगे। इसमें जो ये स्ट्रक्चर होगा ये किस चीज का? टाइटेनियम का स्ट्रक्चर होगा, जो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना, उसका 600 गुना सहन करने की इसमें क्षमता होगी। मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका 600 गुना तक जो है वो सहन कर सकता है। तो ये समुद्र के अंदर जो है ये सबसे गहरा अंडर वाटर लैब भारत बनाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने हेतु प्रस्ताव रखा है? ब्रह्मोस बहुत चर्चा में रहा था। किस में चर्चा में रहा था आपको पता है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते नाबूद कर दिया था। उसमें जो है भारतीय एयरफोर्स के जो ब्रह्मोस मिसाइल है, स्वदेशी निर्मित मिसाइल है ना ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है बड़ी चर्चा में रही। इसने जो है काफी तबाही मचाई थी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में। तो इसको खरीदने के लिए ना अब एक देश जो है इसको खरीदना चाहती है, इससे इतना प्रभावित हुई है कि इसको खरीदना चाहती है। यूक्रेन, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, कौन खरीदना चाहता है? इंडोनेशिया ने जो है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने हेतु प्रस्ताव रखा है। ठीक है, कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। यह मिसाइल किसमें चर्चा में रहा था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है ये काफी चर्चा में रहा था। अगला देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? शुरू हो गया है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू, बहुत दिन से ये चर्चा में था, शुरू होने जा रहा था। इसमें काफी चीजें डेवलपमेंट आई थी, मैंने कई क्लासों में ये बताया भी था कि इसमें ये हुआ वो हुआ। अब जो है ये शुभारंभ हो गया है। ठीक है, 21 दिन चलेगा, 21 दिन चलेगा। तो कहाँ पे शुरू होगा? कुरुक्षेत्र, अहमदाबाद, वाराणसी, अयोध्या। कहाँ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। पहली बार है ये महोत्सव जो 21 दिन चलेगा। ठीक है, बहुत लंबा टेन्योर चल रहा है। 15 नवंबर को इसकी शुरुआत भी हो गई है, 15 नवंबर से शुरू हो गया है। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। महाभारत की युद्ध वहीं हुई थे ना, कुरुक्षेत्र में। और कृष्ण ने गीता भी वहीं पे अर्जुन को पढ़ाया था, सुनाया था। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये कुरुक्षेत्र एक जगह है जहां पे जो है ये गीता महोत्सव 15 नवंबर को जो अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है शुभारंभ कर दिया है। सरस मेला से और शिल्प मेला से जो है इसकी शुरुआत हो गई है, सरस मेला से और शिल्प मेला से। ठीक है, 15 नवंबर से शुरू हो गया, 5 दिसंबर तक जो है ये महोत्सव चलेगा। ठीक है, पहले बार यह महोत्सव कितना 21 दिन चलेगा। इस दौरान क्या क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन भी होगा। ठीक है, इसमें महाभारत अनुभव केंद्र जो बनाया गया है उसका भी उद्घाटन होगा। हमारे प्रधानमंत्री 25 नवंबर को इसमें शामिल होंगे। इसमें 25 विदेशी वक्ता गीता पर मंथन करेंगे। जो फॉरेन से आए हैं विदेशी वक्ता वो गीता का मंथन करेंगे। ठीक है, और ये जो कुरुक्षेत्र है इसको गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए 2014 से प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने पहल शुरू कर रखा है कि इस जो कुरुक्षेत्र है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाना है और गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाना है। इसके लिए ये जो है प्रयास किए जा रहा है। इस आयोजन हेतु एक राज्य सहयोगी राज्य भी निर्धारित किया जाता है हर बार। इस बार का सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो है मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य के तौर पर भागीदारी रखेगा। गीता महोत्सव टोटल ये कुरुक्षेत्र का हरियाणा सरकार आयोजित करती है, बट इसमें को होस्ट राज्य भी जो है वो शामिल किए जाते हैं हर बार। तो इस बार मध्य प्रदेश जो है इसका सहयोगी राज्य के तौर पे भागीदारी रख रहा है। तो काफी बड़ा महोत्सव है और ये अभी कंटिन्यू 5 दिसंबर तक जो है चलेगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिसंबर को आ रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। इस दौरान वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो होता है उसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यह भारत रूस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? तो ये जो है भारत रूस शिखर सम्मेलन का कैवां संस्करण है? 23वां, 21वां, 22वां, 25वां? उत्तर है क 23वां। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इस दौरान वे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 23वां जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसको जो है चेयर करेंगे ये। ठीक है, दिसंबर 21 के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। 4 साल बाद जो है पुतिन जो है भारत आ रहे हैं। ठीक है, भारत और रूस के बीच जो है ना अभी व्यापारिक असंतुलन हो गया है। ट्रेड में जो है काफी भारत का जो व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है। 59 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रूस के साथ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष दोनों देशों ने 2030 तक का एक टारगेट रखा था कि हम अपने व्यापार लक्ष्य को, ट्रेड को जो है 100 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे, बट वो हुआ नहीं। अभी जो है वो हो नहीं रहा, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। अभी रूस से जो है ईंधन का परचेज में भी काफी रोक लग गया जब से टैरिफ लग गया। काफी कंपनियों जो हमारी तेल की कंपनियां हैं उन्होंने ईंधन का जो है वो खरीद पे रोक लगा दी, प्रतिबंध लग गया है, टैरिफ रेट बहुत बढ़ गए हैं, कोई कंपनी इसमें शामिल नहीं होना चाहती और व्यापार का जो घाटा है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। 59 अरब डॉलर का व्यापार घाटा भारत का हो गया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे जो है इस बार ये जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा 23वां, उनमें जो है इन्हीं सब मुद्दों पे जो है चर्चा की जाएगी, डिस्कशन होगा, खास करके व्यापारिक मुद्दों पे जो है डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो आर्मी से, सेना से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो टैंक वैंक लेने हैं, उन सब मुद्दों पे भी डिस्कशन जो है किया जाएगा। तो अभी ये 5 दिसंबर को भारत आएंगे। अगला देखिए, किस राज्य के विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के उच्चतम इलाकों में उपयोग हेतु 5G सर्वेलेंस ड्रोन सिस्टम बनाया है? ठीक है, किस राज्य के विद्यार्थी? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब। तो उत्तर है उड़ीसा। NIST एक यूनिवर्सिटी है, कहां पे? उड़ीसा के बहरामपुर में NIST। ठीक है, NIST एक यूनिवर्सिटी है, उसके छात्रों ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु उच्चतम इलाकों के लिए, उच्चतम इलाके कौन से? जो हाई एल्टी वाले इलाके हैं ना, जहां पे नेटवर्क नहीं रहता है, बड़ी डिफिकल्टीज रहती हैं, कम्युनिकेशन का गैप रहता है, उन जगहों के लिए जो है 5G सर्वेलेंस ड्रोन का जो है निर्माण किया है। ये क्या है? ये 5 kg तक वजन उठाने का इसमें क्षमता है। और क्या करेगा? उस कम नेटवर्क वाले इलाके में भी ये हाई रिजोल्यूशन 5G वीडियो बना देगा। ठीक है, जो रैकी करते हैं ना, एरिया की रैकी वगैरह करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है ना, एरिया की रैकी करने के लिए, तो उसमें जो है ये हाई रेजोल्यूशन 5G वीडियो भी बना देगा उन हाईएल्टी इलाकों में जहां पे कम्युनिकेशन की गैप है, डिफिकल्टीज है। ठीक है, यह निर्माण क्यों किया गया? यह निर्माण किस समझौते के तहत किया गया? NICT यूनिवर्सिटी तथा आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, जो गोपालपुर की आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज है, उन दोनों के बीच एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। उसके तहत जो है यहाँ के छात्रों ने जो है इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भारतीय सेना को हाईएल्टी एरियाज में, जो लेह लद्दाख या हिमालय वाला एरिया है, चीन का जो पूरा ऊपर वाला एरिया है, पूर्वी लद्दाख से ऊपर वाला एरिया, उन सब जो सियाचिन वगैरह के जो एरिया हैं, इन सब इलाकों में जो है इससे काफी मदद मिलेगी, इस ड्रोन सर्वेलेंस से। भारत सरकार ने इसरो के किस मिशन को मंजूरी दे दी है? भारत सरकार ने अभी हाल ही में इसरो के एक मिशन को मंजूरी दी है। कौन सा है? चंद्रयान 3, मंगलयान 3, चंद्रयान 4, आदित्ययान, कौन सा है? उत्तर है इसका चंद्रयान 4। चंद्रयान 4, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को मिशन को मंजूरी दे दी है। इसे क्या मिशन नाम दिया गया? इसे चंद्र नमूना वापसी मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, चंद्र नमूना कलेक्ट करेगा और वापस आ जाएगा, रिटर्न, है ना। तो इस टाइप का जो मिशन है, उस टाइप का अभी तक क्या है, अभी तक चंद्रमा पर जो मिशन गए हैं वो तो वहीं जाके अपना खत्म हो जाते हैं, वहीं तक है, कोई रिटर्निंग वाला मिशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो मिशन होगा ये चंद्र नमूना वापसी मिशन होगा, यानी वहां से सैंपल भी कलेक्ट होगा और रिटर्निंग भी होगी।
ठीक है। इसका टारगेट कब तक रखा गया है? 2028 तक रखा गया है कि इसको जो है 2028 तक जो है लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा से सैंपल वापस लेके आएगा। ठीक है। इसरो ने इस वित्त वर्ष में 7 और प्रक्षेपणों की योजना बनाई है। इसरो ने जो है इस वित्त वर्ष में, इसरो के प्रमुख कौन है बताइए? वी नारायणन है इसरो के प्रमुख अभी वर्तमान में। उन्होंने बताया है कि इस वित्त वर्ष में 7 और प्रक्षेपणों की योजना बनाई है, जिसमें पूरी तरह से भारतीय उद्योग की ओर से निर्मित पीएसएलवी का लॉन्च भी शामिल है। एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। जो पीएसएलवी है रॉकेट लॉन्चर, वो जो है पीएसएलवी जो है अपना भारतीय उद्योग यानी स्वदेशी निर्मित जो है वो होगा। तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। वो भी इन 7 प्रक्षेपणों में इसी वित्त वर्ष में शामिल है। पहला मानव अंतरिक्षयान भी जाना है 27 में, है ना, जिसके लिए अभी काफी टेस्टिंग चल रही है। अंतरिक्षयान में जाना है 27 में, जिसमें मानव जाएंगे और फिर वो सेफली रिटर्न आएंगे। उसके लिए अभी पैराशूट का एंटी ड्रॉप टेस्ट भी किया गया था, जिसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जो है ड्रॉप करके टेस्टिंग की गई थी। तो काफी चीजें अंडर डेवलपमेंट है अभी। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए 2028 का लक्ष्य रखा है, जो कि चंद्रमा से सैंपल वापस लाने का प्रयास करेगा। एक और मिशन चल रहा है लुपेक्स। लुपेक्स किसके साथ चल रहा है? जैपेक्स के साथ, जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ। ठीक है। ये इसके साथ संयुक्त चंद्र ध्रुवीय मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? दक्षिण ध्रुव पर बर्फ का अध्ययन करना इसका उद्देश्य होगा। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी काम शुरू कर दिया है। इसरो अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शुरू करने जा रहा है। इसका टारगेट कब तक का रखा है? 2035 तक का टारगेट रखा है। इसके 5 मॉड्यूल में से इसका 5 मॉड्यूल बनाया गया है कि धीरे धीरे करके, मतलब फेज वाइज ये स्टेब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट मॉड्यूल को टारगेट रखा गया है कि 2028 तक जो है कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रयास से भारत अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने वाला अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा प्रमुख देश बन जाएगा, थर्ड देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका ही चला रहा है, और चीन का जो त्योंगयोंग है वो तो अभी चल रहा है ना, तो ये 2 तो वहां चल ही रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन। और ये जो है तीसरा प्रमुख देश जो है वो भारत बन जाएगा, अपना अंतरिक्ष स्टेशन चलाने वाला। तो इसरो के प्रमुख वी नारायणन है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो काफी चीजें अंडर डेवलपमेंट है, जो हमारे अंतरिक्ष मिशन है और गगनयान है, चंद्रयान है, मंगलयान है, ये सारी चीजें चल रही है। और भारत जो है हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। खास करके इसरो जो है वो बहुत आगे अभी जो है बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, और काफी मिशन पे जो है ये काम कर रहा है। भारत के किस स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट को 23वें इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन 2025 में सिल्वर मेडल मिला है? देखिए, अपना वही अभी बात जो मैंने पहले कहा कि स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी मेड इन इंडिया जो है ना, वो पूरा हर जगह जो है छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो एकदम साकार हो रहा है। ठीक है। तो स्वदेशी निर्मित एक एयरक्राफ्ट है जिसको 23वां इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन 25 जो है बहुत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसमें सिल्वर मेडल मिला है। विजय रथ, काल भैरव, वायुवेग, वायु मित्र, किसको मिला है? तो काल भैरव को। स्वदेशी निर्मित है, भारत निर्मित है, मेड इन इंडिया है। ये भारत की प्रथम एआई मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मीडियम अल्टीट्यूड की है, लॉन्ग इंड्योरेंस, लंबे समय तक चलने वाली है। 30 घंटे तक उड़ान भर सकती है ये कंटिन्यू एक बार में, और 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है। तो लॉन्ग इंड्योरेंस है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाई में काम आएगा। जो अपने दुश्मन के वो हैं, क्या नाम है, एयरक्राफ्ट हैं, उनको जो है लॉक करके और नष्ट करने की इसको क्षमता है काल भैरव को। ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जगरेब, क्रोएशिया में ये आयोजन किया गया सम्मेलन का। उसमें इसको सिल्वर मेडल मिला है। किसने डिजाइन किया इसको, किसने बनाया? इंडियन डिफेंस कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, इन्होंने जो है इस एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है बनाया है। ठीक है। यह 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, तब 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है। तो काफी इफेक्टिव है, और ये देश के लिए काफी प्रतिष्ठा की बात है कि मेड इन इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट को जो है सिल्वर मेडल मिल गया है, जो काफी पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक अमेरिका में चलता है O1 वीजा। क्या है O1 वीजा? इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
ये अमेरिका का नॉन इमिग्रेट वीजा है, जो किसको दिया जाता है? जिसके पास विज्ञान, कला, शिक्षा, बिजनेस, खेल, फिल्म, टीवी जैसे क्षेत्रों में असाधारण योग्यता होती है। मतलब एक्सेप्शनल व्यक्ति जो हैं, जिनको काफी जैसे विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया, कला के क्षेत्र में योगदान दिया, फिल्म टीवी पे जो काफी प्रचलित हैं, खेल के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, उनको जो है ये O1 वीजा दिया जाता है अमेरिका का। और इसको साबित करने के लिए कोई 8 क्राइटेरिया जो है इसने अपना अमेरिका ने रखा है, उसमें से 3 पूरे करेंगे तभी ये वीजा मिलता है। पहले 3 साल के लिए मिलता है, फिर 1-1 साल इसको जो है बढ़ा दिया जाता है। तो ये वीजा जो है काफी हाई प्रोफाइल जो है, जो जिनके पास एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज हैं उनको दिया जाता है ये, ठीक है। O1 वीजा नाम है इसका। एक और देखिए अमेरिका ने अभी क्या किया है, अमेरिका में व्यापार जो है बड़ा अस्थिर हो गया है। जो टैरिफ इधर उधर कर दिया, टैरिफ काफी लगा दिया, तो व्यापार जो है निर्यात आयात पे काफी असर हुआ। तो उन असर को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने जो है 200 से अधिक वस्तुओं पर जो है पुनः टैरिफ कम कर दिया है। जिससे भारत को क्या फायदा हो रहा है, तो भारत के आम, अनार और चाय, इन 3 का जो निर्यात जो है उसको फायदा होगा। उन जो वस्तुएं, जो 200 से अधिक वस्तुएं पर टैरिफ कम किया है, उसमें भारत जो है वो इन 3 चीजों का जो है निर्यात करता है, जिसपे भारत को जो है फायदा होगा, आम, अनार और चाय, ठीक है। भारत की जेनरिक दवाओं पर शुल्क जो है वो पहले से जो है मुक्त कर दिया गया। इनको शुल्क से, जो पारस्परिक शुल्क है उससे मुक्त कर दिया गया है जेनरिक दवाई को। ये घोषणा पहले ही हो चुकी थी। ये अमेरिका का भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो भारत के हित में है, भारत को प्रॉफिट देने वाला है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये सारे क्वेश्चंस थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसको हमने डिस्कस करा, उसके मैटर्स को डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन दिया। आप इसको मैं इसका जो है PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उससे नोट्स बना सकते हैं, और एक अच्छा खासा आपका मंथ वाइज नोट्स बन जाएगा करंट अफेयर्स का, जिससे आप जो है इमीडिएटली उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए, आपको कैसा सेशन आज का लगा, इसको जो है कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं। और थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। इसी तरह हम फिर कल अगले सेशन में मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स, जय हिंद।